नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज के प्रैक्टिस सेट हल करा दिए गए हैं 3। अब आज से आपके डीसी मोटर के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग 25 क्वेश्चन हल कराएंगे। तो जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, भले ही आपकी आईटीआई एग्ज़ाम हो या आपके टेक्निकल हेल्पर की कोई भी वैकेंसी हो, उससे संबंधित क्वेश्चन हो, तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अगर दोस्तों आप में से कोई पहली बार चैनल पर आया है तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अतः दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगे भी पूछे जा सकते हैं। अतः दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ख़राब न करें। और पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बीच वाली अंगुली यानी मध्यम अंगुली क्या दर्शाती है। जो आपके लगभग मेरे हिसाब से डीसी जनरेटर में भी पहला क्वेश्चन यही आया था। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, चूज करो इनमें से कौन सा करेक्ट आएगा। हर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो बताओ, इसमें ऑप्शन ए है बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बताओ। तो दोस्तों इसमें आएगी आपकी जो मध्यमिका बीच की अंगुली है, वह आपकी हमेशा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। तो बताओ दोस्तों, इसमें बॉडी घूमती है, फील्ड घूमती है, आर्मेचर घूमती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा भाग घूमता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमेशा डीसी मोटर में आर्मेचर घूमता है। अगर यही बात आपको एसी मोटर में पूछता तो उसमें हमेशा क्या घूमता है, रोटर घूमता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, आपको पूछे कि आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, तो 1 ओम प्रतिरोध है। सबसे कम प्रतिरोध आर्मेचर का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग के समांतर पत्तों की संख्या होती है। यानी डीसी मोटर में लैप वाइंडिंग के समांतर पत्तों की संख्या होती है। क्या होती है समांतर पत्तों की संख्या दोस्तों। जैसे एक तो होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो लैप में क्या होता है, ए बराबर आपको मैंने बताया था पी, और वेव में होती है ए बराबर 2। तो इसमें ए बराबर पी पूछे आपको, यानी ए बराबर पी। तो अब आपको मालूम है डीसी मोटर में लैप पत्तों के समांतर पत्तों की संख्या क्या होती है। तो आपको मालूम है अगर जितने समांतर पथ होंगे उतने ही क्या होंगे, पोल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी पोलों की संख्या के बराबर। ठीक है दोस्तों। अगर यही बात आपको लैप वाइंडिंग पूछता है कि समांतर पथों की संख्या क्या होती है, तो उसमें ए बराबर 2 होते हैं। तो उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। आगे बात करें दोस्तों, तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका चौथा क्वेश्चन है, डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर बना होता है। तो बताओ, तांबे की क्या होती है, वाइंडिंग होती है। अब्रक क्या होता है, जो आपके वो आता है क्या, आर्मेचर, तो उसके बीच में खांचे उनमें भरा जाता है। बेकेलेट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कास्ट आयरन। तो इसका एकदम, तो इस आपका दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर किसका बनता है, सॉरी दोस्तों, तो आपका दिक् परिवर्तन तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे का। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपकी अभी क्लियर कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, एक तो आता है आपका कम्यूटेटर। 2 कम्यूटेटर इस प्रकार आता है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, लो। कम्यूटेटर इस प्रकार आता है, यानी अनेक खंडों में विभक्त होता है इस प्रकार। ये क्या आपका कम्यूटेटर। अगर आपको स्लिप रिंग पूछे तो स्लिप रिंग होती है आपकी इस तरह। ठीक है दोस्तों, इस पर तरह। तो कुल मिला के आपका कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। कास्ट आयरन की बॉडी आती है, अब्रक अचालक आ गया, बेकेलाइट भी अचालक आ गया। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, बैक ईएमएफ की खालिस्तान भी कहते हैं। यानी बैक ईएमएफ को क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बैक ईएमएफ को की खालिस्तान भी कहते हैं। तो दोस्तों बैक ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक कहते हैं, काउंटर ईएमएफ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी इसमें इन तीनों नामों से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं। तो बताओ दोस्तों, बैक ईएमएफ
ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, कार्क-स्क्रू का नियम या सिरे का नियम। तो जल्दी बताओ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, बात करें हम किसकी? बैक ईएमएफ की, तो बैक ईएमएफ हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से खालिस्तान होता है। तो बताओ आरोपित ईएमएफ से क्या होगा बैक ईएमएफ का मान दोस्तों? तो हमेशा बैक ईएमएफ का मान आरोपित ईएमएफ से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहते हैं? तो आपकी सेंटर मोटर होती है वो स्थिर गति वाली होती है, आपकी डीसी सीरीज मोटर वो सबसे उच्च स्पीड वाली मोटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? यानी आपका आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति पैदा होगी? तो बताओ दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है ताम्र क्षति, लोहा हानि, यांत्रिक क्षति या निम्न क्षति। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ताम्र हानि, क्योंकि आपकी फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर की होती है। तो इसमें क्या आएगी? कॉपर हानि यानी ताम्र हानि। अगला क्वेश्चन है, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? तो ऐसी कौन सी क्षति है जिसका मान लोड परिवर्तित पर परिवर्तित नहीं होती है? ताम्र हानि का मान होता है, बहुधारा हानि पर नहीं होता है, स्थिर स्थिति पर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी बी और सी, बहु क्षति हानि और स्थिर स्थिति, क्योंकि ये लोह क्षति के प्रकार है। तो लोह क्षति हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये नहीं करती है। आगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एकदम करेक्ट आपका दोस्तों यही होगा इसका आंसर। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये आपका नहीं होगा, ध्वनि ऊर्जा को ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो वह कौन सा नियम है जिसके द्वारा हम डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्तों वह नियम है आपका फ्लेमिंग का दायां नियम है, या ओम का नियम है, या फ्लेमिंग का बायां नियम है, कार्क-स्क्रू का नियम है। तो दोस्तों बताओ इसमें कौन सा है? अगर हम बात करें मोटर की, तो मोटर का हमेशा बायां का नियम लगता है। अगर हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर में हमेशा फ्लेमिंग का दायां नियम लगता है। ओम्स लॉ का नियम अलग है और कार्क-स्क्रू नियम अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका फ्लेमिंग का बायां नियम। अगर जनरेटर की बात करते हो तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम आता। ठीक है दोस्तों। तो आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता है? तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है राइट, आर्मेचर होता है राइट, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होता है राइट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी तीनों पार्ट्स ही इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए? तो बताओ अगर उसके आपस में बदल देंगे सप्लाई, तो उससे क्या होगा दोस्तों? तो उससे क्या होता है दोस्तों, मोटर डीसी जनरेटर की बात करेंगे नहीं दोस्तों, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। एकदम राइट दोस्तों। अगर हम उसकी घूर्णन दिशा, अगर उसमें सप्लाई चेंज कर देंगे तो उसकी घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी नहीं दोस्तों, वो चेंज हो जाएगी। मोटर रुक रुक कर चलेगी नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरोपित विद्युत बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत बल की आपस में क्या प्रक्रिया होती है? तो बताओ विरोधी विद्युत आरोपित विद्युत बल और डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत बल की आपसी प्रक्रिया। तो 4 ऑप्शन बताओ तो सहायक होता है, विरोध करने वाला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होता है। तो दोस्तों जल्दी बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, आरोपित विद्युत बल डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत बल का क्या करता है? विरोध करने वाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, करंट की मात्रा को डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है, ज्ञात होती है। तो बताओ इसमें डीसी मोटर में हम कौन से सूत्र से उसकी धारा ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी आर्मेचर करंट बराबर होता है V माइनस ए बी बटा आर है। ठीक है दोस्तों। तो एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की बनावट कैसी होती है? डीसी जनरेटर के समान, डीसी जनरेटर से कोई तुलना नहीं है, डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है।
या संरचना और फ्रेम संरचना समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी डीसी जनरेटर के समान होती है लेकिन उसके केवल फ्रेम बनावट ही भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो बताओ किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करेगा। आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या, एकदम राइट। मोटर की गति, राइट दोस्तों। प्रतिध्रुव फ्लक्स, हाँ दोस्तों ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज, यानी डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, प्रयुक्त वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, प्रयुक्त वोल्टेज के पक्ष में कार्य करता है, प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र रहता है। तो दोस्तों प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आपके 19 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेती है। तो क्या कारण है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि आपकी डीसी मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग में ईबी यानी बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। दूसरी बात करें तो स्टार्टिंग में आपके आर्मेचर का प्रतिरोध भी निम्न होता है, इसी कारण आपकी डीसी मोटर होती है वो स्टार्टिंग में उच्च करंट लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाल्व का मान 220 वोल्ट है वोल्टेज हो तो 0.5 ओम प्रति वाले आर्मेचर में कितनी करंट प्रवाहित होगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका आर्मेचर करंट, अभी आपको एक सूत्र बताया था मैंने कि आपका आर्मेचर करंट बराबर ए माइनस ए बी बटा आर ए, आर्मेचर करंट, यही सूत्र था दोस्तों। तो अब इसमें बताओ ए कितना है 240 माइनस ई बी कितना है दोस्तों 220 बटा आपका आर ए कितना है 0.5। तो 240 में से 220 निकालेंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 20। तो 20 बट्टे 0.5 है, तो 5 यहाँ रख दो, पॉइंट का 1 0 ऊपर आ गया, तो 5 चौके 20, तो ये क्या हो गया 40 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपके लगभग 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो 22। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका, इस क्वेश्चन में वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है। तो बताओ नेम प्लेट पर अंकित होती है तो उसका नाम क्या था, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेम प्लेट पर हमेशा शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गुणन गति ज्ञात करने का सूत्र है। तो बताओ डीसी मोटर में गुणन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों। तो डीसी मोटर में गुणन गति ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपका सूत्र होता है एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए के फाई, यानी के क्या हो गया नेतांक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा कथन, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है, यह फुल लोड करंट का 5 एकदम राइट दोस्तों। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है, एकदम राइट दोस्तों। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज राइट दोस्तों। उपरोक्त तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है। तो बताओ दोस्तों टर्नों की संख्या कैसी होगी, फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या सीरीज मोटर में शंट फील्ड से अधिक नहीं दोस्तों, नहीं होगी ये। शंट फील्ड से कम, हाँ दोस्तों हमेशा शंट फील्ड से कम होती है आपकी श्रेणी मोटर के टर्नों की संख्या। दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों आज के लिए 25 क्वेश्चन, ऐसे ही आपकी 2-3 क्लासों में ये डीसी मोटर की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।